नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और शोक प्रस्ताव के बाद आज विधानसभा की कार्रवाई को कल बुधवार के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो कि सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसके दूसरे कार्यकाल का कल अंतिम बजट पेश होगा और कल अखिलेश सरकार से 3 गुना ज्यादा करीब 9 लाख करोड़ का जो बजट है वो पेश करेगी। और कहीं ना कहीं चुनावी साल है, एक साल बाद 2027, तो कहीं ना कहीं लोक लुभावन बजट के रूप में देखा जा रहा है कि हो सकता है कि जो 9 लाख करोड़ का जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो जो कल पेश होगा तो कहीं ना कहीं लोक लुभावने वादे इसमें जरूर होंगे और लोगों के लिए बहुत कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार कल अपना बजट पेश करेगी और उसमें कई बड़े वादे और कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है, क्योंकि अखिलेश सरकार से और उत्तर प्रदेश की जो पहला कार्यकाल है योगी सरकार का, उससे करीब बहुत बड़ा ये बजट है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बजट में बहुत कुछ होगा। लेकिन बात करें नेता विपक्ष की, और जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी कार्यालय को गिराने को लेकर के एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। क्या कुछ इस वीडियो के माध्यम से अखिलेश यादव ने कहा है, पहले आपको सुनाते हैं, फिर बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय को गिराने को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निशाने पर बीजेपी है। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा पार्टी कार्यालय गिरा रहे हो, गिरा दो। अरे हम तो कह रहे हैं, सुनिए, ऐसा है, याद रखें, आज हमारा पार्टी कार्यालय गिरा है। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए हैं, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। वो माँ, वो बेटी स्वर्ग में होगी, वो इनको क्या कर रही होगी, सोचो, कोस नहीं रही होगी, श्राप दे रही होगी ऊपर बैठ करके। सोचिए, एक बुलडोजर चला, माँ बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला ले। आप सुन रहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं और किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई पर हमलावर हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चला तो याद रखिएगा वो बुलडोजर खोज करके, ढूंढ करके जो तमाम वहां पर स्मारक बने हैं उससे उसको लेकर के जाएंगे। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने पूर्व में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार पर तंज कसा है। और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है मुसलमानों पर और यादवों पर, ब्राह्मणों पर, इसको भी लेकर के कहीं ना कहीं इसको लेकर के बीजेपी को और सरकार को घेरने का काम किया। तो साफ तौर पर सपा प्रमुख कहीं ना कहीं हमलावर है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के और जता रहे हैं कि अगर सरकार आई तो बुलडोजर का रुख दूसरी तरफ होगा। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ रहे हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल, देखिए अखंड, आपको बताते चले कि लगातार प्रतापगढ़ में फिर से क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। इसी कड़ी में कल हम आपको एक खबर बताए थे जिसमें 20 लाख के आसपास की लूट हुई थी। लूट के दौरान कितनी आसानी से अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं, थानों के बाहर से ही निकल जाते हैं और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते हैं। देर रात तक केवल पीड़ित को ही परेशान किया जाता है। अभी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर की, उसी मामले को लेकर के शायद आज खुलासा कर सकते हैं। जो हमारे पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि सारे अपराधी पकड़े जा चुके हैं और फिलहाल कुछ देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ही मूव कर रहा था, लेकिन हमने सोचा कि पहले अपडेट दे देना जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 3 दिनों के अंदर प्रतापगढ़ पुलिस खुलासा कर देती है और तथ्यों का सही खुलासा करती है तो इससे बड़ा जो है पुलिस के लिए और कोई गुड वर्क नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल मैंने एक चीज और आपको बताई थी
कि प्रतापगढ़ पुलिस कभी भी लूट की घटनाओं में जो सामान बरामद किए जाते हैं, वो सामान कितने बरामद होते हैं वो अब से कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा। साफ तौर पे मैंने आपको बताया कि 12 से 13 साल के आसपास मुझे हो गया पत्रकारिता करते, हम पुलिस को बहुत ही अ, नजदीक से देखा हूँ, नजदीक से जानता हूँ, और साफ तौर पे आज तक की कोई भी घटना हुई है तो उसमें आज तक प्रतापगढ़ पुलिस पूरी रिकवरी नहीं कर पाई है। अब देखने वाली बात होगी कि 3 किलो चांदी और 9.5 लाख के आसपास की जो लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, क्या प्रतापगढ़ पुलिस वो पूरा का पूरा रिकवर कर पाती है या आधा तिहाई रिकवर करती है? सबसे बड़ी चीज ये होगी। मैंने आपको कई बार बताया है कि साफ तौर पे देखा गया अपराधियों के पास से तो असलहे बरामद हो जाते हैं, लेकिन जो जिस चीज के लिए घटना को अंजाम दिया गया था वो घटना में वो माल नहीं बरामद कर पाती है। अब प्रतापगढ़ के एसपी क्या रिकवरी दिखाते हैं, क्या खुलासा करते हैं, तो ये समय बताएगा, ये वक्त बताएगा। अखंड। लेकिन ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि अगर एक पुलिस उस तह तक पहुंच चुकी है, उन अपराधियों तक पहुंच चुकी है, तो अपने आप में बड़ी बात है कि उन अपराधियों तक पुलिस बहुत कम दिनों में पहुंची है। अपने आप में, क्योंकि कई सवाल खड़े होते हैं, कई बार ऐसे अपराध को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं, कई दिनों तक या महीनों तक पुलिस उनकी तलाश में जुटी रहती है, लेकिन अपराधी जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते। लेकिन यहां पर अगर ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो जहां तक इस बात की गुंजाइश बढ़ जाती है कि वो अपराधी ही पुलिस की पकड़ में होंगे जिन्होंने इस घटना को, इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुड वर्क बिल्कुल कहा जाएगा, लेकिन जैसा कि आपने कल भी सवाल खड़े किए थे और आज भी आप कह रहे हैं कि देखने वाली बात होगी कि प्रतापगढ़ पुलिस जो माल बरामदगी है उसको कितना दिखाती है। लेकिन एक बात ज्ञानेंद्र आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए क्योंकि आप भी बहुत दिनों तक फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं और अपराधियों और अपराध से जुड़ी हुई खबरों पर आपकी पैनी नजर बनी रहती है। सवाल ये है कि आखिरकार कई घटनाओं में देखा गया है कि लूट और इस तरीके की, जहां पर छिनैती की घटना होती है, लूट की घटना होती है, चोरी की घटना होती है, तो कहीं पर बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, कहीं छिपा लिया जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती होती है। इस मामले में क्या इस तरह की कोई बात निकल करके सामने आ रही है, या फिर सारे कागजात, जैसे कि आपने कल भी बताया था कि उसने सारे डॉक्यूमेंट पेश किए हैं कि इतने रुपए थे और इतने के जेवरात थे, क्योंकि बड़ी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो आरोप लगा रहा है, जो पीड़ित है, उसमें कितनी सच्चाई है, कि क्या जो माल की बात की जा रही है, जो उसके पास लूट की बात कही जा रही है, क्या सच में है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कभी घटना को बढ़ा चढ़ा करके भी बताया जाता है और कभी कभी कुछ घटनाओं को कम करके बताया जाता है। इस मामले में क्या चीजें निकल करके सामने आ रही है? बिल्कुल देखिए, अखंड, सबसे बड़ी बात होती है कि जो सुनार होते हैं वो हर वक्त अपने आप को बचाने में लगते हैं, क्योंकि देखिए बाद में इनकम टैक्स भी उनको भरना पड़ता है। लेकिन इस मामले में अगर मैंने देखा, मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा, रिकैप चलूंगा, आपको बताता चलूं कि आज से ठीक 3.5 साल पहले एक घटना घटित हुई थी 90 लाख की। लेकिन उसमें जो हम लोगों की सोर्सेस थे, क्योंकि वो दुकान देखने में भले ही छोटी थी, लेकिन जो हम लोगों की सोर्सेस बता रहे थे कि 2.5 करोड़ के आसपास की घटना हुई थी, और जो पहला एप्लीकेशन दिया गया था 2.5 करोड़ के आसपास का दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद वहां के जो व्यापारीगढ़ थे, सोनारगढ़ थे, उन्होंने क्या किया कि एप्लीकेशन क्षण भर में ही चेंज करा दिया। केवल 90 लाख का लिखा पढ़ी में एप्लीकेशन दिया गया, क्योंकि 90 लाख को उसको पूरा वो दर्शा दिया कि हमारे 90 लाख की लूट हुई है। लेकिन हम लोगों के हाथ में वो एप्लीकेशन लग चुकी थी, आज भी मेरे पास वो एप्लीकेशन है। 2.5 करोड़ के आसपास की लूट हुई थी, ये सच्चाई थी। तो सोचिए, लेकिन इस घटना में पूर्ण रूप से उसने पूरा का पूरा, क्योंकि उसने जीएसटी बिल के साथ, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुकदमा जो लिखा गया है, 3 किलो कुछ ग्राम का चांदी थी उसके पास और 9.5 लाख रुपए जो कि उसने बैंक से कैश निकाले थे, और वो सामान खरीदने के लिए ही जा रहा था प्रयागराज। और क्योंकि प्रयागराज की सोनार की जो है काफी बड़ी मंडी है प्रयागराज से, क्योंकि प्रयागराज से लोग भी प्रतापगढ़ आते हैं सोनार मंडी में, यहाँ प्रतापगढ़ के सोनार मंडी में सोना बेचने और चांदी बेचने के लिए। तो ये अमेठी से जो है प्रयागराज की सोना मंडी जा रहा था। 9.5 लाख के आसपास की उसके पास कैश था, उसके पास बैंक की रिसिप्ट थी, और जो चांदी थी, चांदी की भी उसके पास रिसिप्ट थी। तो इस पूरे मामले में, क्योंकि कल शाम को मेरे जो पुलिस सोर्स है वो मेरे साथ चाय पी रहे थे, तो मुझे पूरी घटना कल शाम को ही पता चल गया था कि कल आज की डेट में किसी को नहीं है। लेकिन माल की उन लोगों ने पुष्टि नहीं की, माल के लिए साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया
ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैं आपको कल फिर बताऊं या और खबरों में अपने बताऊं कि पूरे माल की रिकवरी जहां तक है, मेरे जो सोर्स कह रहे हैं, पूरे माल की रिकवरी नहीं हुई है। दूसरी चीज, अपराधी सारे पकड़ लिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किसको भगाती है, किसको दिखाती है। ये काफी, इस पर अभी कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन साफ तौर पे माल की पूरी रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। इसकी पूर्णता पुष्टि कर सकता हूँ विदाउट प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जो है प्रेस नोट को देखते हुए साफ तौर पे मैं कह सकता हूँ कि माल की पूरी रिकवरी नहीं हुई होगी। और दूसरी चीज, अब अपराधी तो बताए जा रहे हैं कि सारे पकड़ लिए गए हैं। अब कौन कौन से अपराधी हैं, मुख्य आरोपी कौन है, तकरीबन हमारे जो पुलिस सोर्स बता रहे हैं, कल देर रात तकरीबन 8 से 8:30 बजे की बात है, जो पुलिस सोर्स बता रहे हैं 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो कि पूरा का पूरा रूट में प्रतापगढ़ के सैमभरी गली से उन लोगों ने रेकी की थी और देलूपुर के गधेड़ा जंगल में जो लूट की घटना को अंजाम दिया था शनिवार की देर शाम को, वो सारे के सारे लोग पकड़े जा चुके हैं। अब माल की रिकवरी, मैं फिर से आज से यही कह रहा हूं कि माल कितना बरामद करती है प्रतापगढ़ पुलिस, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी और सोचनी होगी कि अगर 3 दिन के अंदर आप सारे अपराधियों को पकड़ ले रहे हैं, तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि 9.5 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अपराधी खर्च कर सकते हैं। तो चांदी नहीं बेचते, क्योंकि पहले जो था, पहले का दौर दूसरा था कि जो घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, तुरंत वो लोग जाके गलवा करके बेच देते थे। लेकिन अब की डेट में अब जो लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, वो भी बड़े शातिर हो चुके हैं। वो तुरंत नहीं गलवाते हैं, वो तकरीबन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए अब ये थोड़ा सा जैसे आपने बताया है और प्रकाश डाला है कि कहीं ना कहीं जो अभी तक की प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यशैली है उसके हिसाब से पूरा माल बरामद नहीं कर पाएगी पुलिस। लेकिन ये देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पुलिस किस तरीके खुलासा करती है, कौन कौन से अपराधी इसमें शामिल थे, कौन मुख्य आरोपी था जैसा कि आपने बताया, और कितना माल पुलिस ने बरामद किया। ये बहुत गौर करने वाली बात है और देखने वाली बात भी होगी। फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए और देखिए कि आखिरकार प्रतापगढ़ पुलिस के जो अधीक्षक हैं वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर क्या बातें बताते हैं, और इस पूरे मामले में जो इस लूट की घटना हुई थी इसमें कितनी माल बरामदगी होती है और कौन कौन से आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? इंद्रवीर अनम्यूट कर लीजिए आप। इंद्रवीर अनम्यूट कर लीजिए, बताइए 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 बताइए। देखिए हर वर्ष की बात इस बार भी 16 अगर बात करें तो 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व है और उस महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर हर बार IBC 24 एक कवरेज दिखाता है कि हमारे यहाँ रायबरेली की सबसे मशहूर अगर बात करें तो जो मंदिर है जग मोहनेश्वर मंदिर है और हमारी मौजूदगी यहाँ पे मैं एक बार दिखाना भी चाहूंगा। और इस मंदिर की हमेशा विशेषताएं रही है और खासकर अगर बात करें तो शिवरात्रि पे यहाँ पे भव्य एक आयोजन होता है और वो भव्य आयोजन कई तरीके से बार क्या क्या है उसको लेकर के हमारी मौजूदगी IBC 24 की आज यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में है। इसमें अगर बात करें तो सुबह 11 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक 108 जो है लोग एक साथ रुद्र अभिषेक करेंगे 15 फरवरी 2026 यानी कि महाशिवरात्रि के दिन। और अगर वहीं पे बात करें तो 2 कन्याओं का विवाह होगा जो कि रात्रि 2 बजे संपन्न किया जाएगा। और विभिन्न जो सामग्रियां होती है विवाह में ये जो मंदिर के ट्रस्टी है या जो मंदिर के अपना इनका कमेटी है वो 2 कन्याओं का विवाह करवाएगी। और बारात जो है रायबरेली की निकलेगी बाबा शाम 4 बजे से राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से निकलेगी और विभिन्न मार्ग से होते हुए रात 11 बजे मंदिर के धाम में फिर से पहुंचेगी। और इस महाशिवरात्रि के पर्व 2026 की फिर से एक भव्य तैयारी राजा यहाँ के जो ट्रस्टी है उनकी तरफ से और यहाँ के जो
कमेटी मेंबर है उनकी तरफ से एक बार फिर से की जा रही है। और ये तमाम सारे वो आयोजक हैं, अभी एक प्रेस वार्ता होनी है, मैं दिखाऊंगा, एक बार देखें आपकी ये तमाम सारे जो सामान है जो देना है इस विवाह में। मैं एक बार दिखाऊंगा इधर कि ये वो जो, मैं एक बार कहूंगा एक बार दिखाए इधर कैमरामैन कि ये जो सामान है वो सामान देने हैं और वो जो विवाह होगा। और ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम इस महाशिवरात्रि 2026 पे फिर से यहाँ के जो ट्रस्टी है, यहाँ की जो कमेटी है, उन्होंने एक आयोजित की है और एक बार फिर एक नया और एक अलग रूप देने का महाशिवरात्रि पर्व को इस ट्रस्ट और यहाँ की कमेटी ने तैयारी करनी शुरू कर दी। जी अखंड। अब बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए क्योंकि जिस तरीके से आप दिखाते भी हैं और आपने दिखाया कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है अपने आप में एक बड़ा पर्व है और उस दिन महाशिवरात्रि के दिन इस तरीके से विशेष आयोजन किया जाता है और जिस तरीके से वहां पर इतनी बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और रुद्राभिषेक करने के लिए वहां पर तमाम इंतजाम किए जाते हैं और 1,108 लोगों के रुद्राभिषेक की वहां पर व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से भी क्या कोई इंतजाम किए जाते हैं या फिर वहां पर जो मंदिर कमेटी है वो सारी की सारी व्यवस्थाएं करती है मंदिर? बिल्कुल अखंड, देखिए रायबरेली की बात करें तो थाना कोतवाली नगर में ये मंदिर का परिसर है और यहाँ पर मंदिर के एक दिन पहले से ही रायबरेली की जो पुलिस है, खासकर कोतवाली नगर की पुलिस, वो चप्पे चप्पर पर तैनात रहती है बारात के दिन। और अगर बात करें तो अपने जो और तमाम सारे कार्यक्रम रुद्राभिषेक के दिन हर एक तरीके से जब जल अभिषेक होता है सुबह से, क्योंकि रात से भोर से ही लाइन लग जाती है पूरे शहर में, बाहर मार्केट तक लाइन लगती है। उसकी व्यवस्थाओं के लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहती है। पुलिस प्रशासन की हर तरीके से बात हुई है ट्रस्ट से और हर तरीके से हर संभव वो प्रयास करते हैं किसी भी भक्त को, किसी भी जो और श्रद्धालु है उनको किसी तरीके कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ऐसी समुचित व्यवस्थाएं पुलिस विभाग की तरफ से भी की जाती है और आगे भी जो है ये व्यवस्थाएं लगातार निरंतर रहेंगी। ट्रस्ट और जो यहाँ की कमेटी है उन्होंने पुलिस विभाग को बात भी करी और तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस विभाग भी चौकन्ना है इस महाशिवरात्रि को लेकर के। जो शहर की स्थिति जगन्मोहेश्वर मंदिर में होने वाला कार्यक्रम है 15 फरवरी 2026 को, उसको लेकर पुलिस भी तैयार है। जी अखंड। इंद्रवीर, एक छोटा सा सवाल और है क्योंकि कल जिस तरीके से हादसा हुआ था परसों, उस पर खबर भी आई थी, क्या उस पूरे मामले में क्या किसी दोषी अधिकारियों के खिलाफ, किसी कर्मचारियों के खिलाफ, क्योंकि यूपीडा एक्सप्रेसवे के कोई कर्मचारी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या फिर मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है? नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं जा रहा। मैं अगर आपको उस पर अपडेट दे दूं, मैं इसके बाद वही बताने वाला था कि देर शाम कल जो है रायबरेली एसपी रवि कुमार की एक बाइट भी आई है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो कार चालक था, वो कार चालक को रायबरेली पुलिस ने धर दबोचा है और उसको वहां पे गिरफ्तार कर उसके ऊपर हत्या के उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। खंड ये बड़ा काम रहा रायबरेली पुलिस का कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है इस एक्सीडेंट के मामले पर और उसको गिरफ्तार कर और तमाम सारे संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो। उसके बाद जिस तरीके की अब अभी जो NHI या जो आप बता रहे हैं विभाग, अभी किसी विभाग से कोई उसे नहीं और कोई अभी आर्थिक मदद की बात, सबसे बड़ी बात जो मरे हैं लोग उनको लेकर के और अभी किसी तरीके की आर्थिक मदद की कुछ ऐसी घोषणा मीडिया के समक्ष नहीं रखी गई है। अब ये आने वाला वक्त तय करेगा कि खैर क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल एक बड़ी उसपे और कल एसपी रायबरेली का एक बाइट भी आई थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन धाराओं में उनकी गिरफ्तारी की गई है। अब एक बड़ी कार्रवाई कार चालक के विरुद्ध देखी जा रही है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें अखंड, तो प्रत्यक्षदर्शी के हिसाब से उस कार में 4 लोग थे जिसमें 3 लोग भाग गए थे ट्रक से और उससे रुकवा कर डंपर से। एक जो ड्राइवर था वो भी बाद में भागा था, लेकिन गिरफ्तारी एक की हुई है। क्या और 3 की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। और मैं फिर बता दूं अखंड कि जिस तरीके से ये घटनाएं हुई, इस घटना ने दिल को झकझोर दिया है और तमाम सारी चीजों को लेकर के कार्रवाई की है पुलिस ने। अब आने वाले वक्त में रायबरेली पुलिस क्या वो जो 3 उनके साथी थे उनके तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, बड़ा सवाल अभी बना है। और लगातार एक्सीडेंट का जो कहर था वो देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या होगा ये एक समय बताएगा। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, एक बड़ी लापरवाही है। दोषी जो आरोपी ड्राइवर है उसको भले पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, लेकिन जो लोग इस तरीके से लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना उन्होंने व्यवहार किया है जिसकी वजह से कुछ मासूम लोगों की जान चली गई, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस लापरवाही की सजा उन लोगों को भी मिलनी चाहिए, इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की सजा उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जिनकी वजह से कुछ मासूम जिंदगियां
कुछ लोग मौत के काल में समा गए। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है उस विभाग की भी कि ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करे, जिससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जा सके कि इस तरीके से निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर किस तरीके से गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, जिससे लोगों की मौत हो जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर इस तरीके से क्यों छोड़ दिया गया कि राहगीरों के तौर पर कि वो वहां पर उस निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हुए जा सके। तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी एक सवाल बनता है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई बनती है। उन लोगों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। कोई भी अपडेट आता है इस खबर पर तो जरूर हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बिल्कुल, जानकारी। शुक्रिया। आकाश हमारे साथ बने हुए हैं पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो वीडियो है उसमें ट्रक जो का मालिक है वो चालक को पीटते हुए दिख रहा है। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। उसके बावजूद भी वहां पर स्थानीय पुलिस मौजूद थी, मगर उन लोगों को बीच बचाव को लेकर पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया है। लात घूसे बेल्टों से चालक की पिटाई की गई है ट्रक मालिक ने। उसका काफी देर तक ये कार्यक्रम चलता रहा। देखने वाली बात यह है कि पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र में बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पे यह थाना है। वहां पर पुलिस की कोई बड़ी घटना हो सकती थी, जिसके चलते पुलिस की बड़ी लापरवाही देखी गई है। अखंड जी, तो आकाश, क्या वजह बताई जा रही थी कि इस तरीके से जो ट्रक मालिक है इस तरीके से ड्राइवर को मार रहा है? कोई वजह थी? मतलब कोई किसी बात पर कोई उससे झड़प हुई, किसी बात पर कोई बातचीत हुई, किस वजह से उसने इस तरीके का कदम उठाया? क्या बातें निकल करके सामने आ रही? पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई की है? आकाश, सुन पा रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि जिस तरीके से खबर आकाश ने बताई है, अब इसके पीछे वजह क्या है पुलिस जांच पड़ताल करे और ऐसे ट्रक ड्राइवर या ट्रक मालिक जिसने भी इस तरीके का कदम उठाया है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि क्या वजह है, किसी को किसी ने अधिकार नहीं दी किसी को किसी के साथ इस तरीके का अभद्रता करने का, उसके साथ मारपीट करने का। आपको खबर बताते हैं मथुरा से, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े दर्द से भरी खबर है। एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। पति, पत्नी और 3 बच्चों ने आत्महत्या की है। और सबसे बड़ी बात है कि ये खबर जब आई है तो दिल दहला देने वाली खबर है, क्योंकि एक साथ एक परिवार के 5 लोगों की के आत्महत्या करने पर कहीं ना कहीं तमाम सवाल और कई चीजें उठने लगती हैं कि आखिरकार क्या वजह थी कि परिवार ने इस तरीके से ऐसा कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं मथुरा में परिवार के 5 लोगों की आत्महत्या की खबरें सामने है, जिसके बाद पुलिस ने 5 के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके पीछे की वजह निकाली जा रही कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या थी। लेकिन इतनी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो वजह ये आ रही है कि जिन्होंने आत्महत्या की थी, मनीष जिनका नाम है, उन्होंने लिखा था कि हम लोग अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और इसके पीछे की वजह तलाशने की बात कर रही है कि इसके पीछे आखिरकार क्या वजह हो सकती है। देर रात दूध में जहर मिला करके पी लिया था परिवार वालों ने, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। सुबह बहुत देर तक जब बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को बताया गया, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और तब जाकर के पूरी जानकारी मिली कि 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है कि आखिरकार परिवार ने ये कदम क्यों उठाया और इसके पीछे वजह क्या है। आपको बता दें, कानपुर में भी लैम्बोर्गिनी कार से जिस तरीके की घटना सामने आई थी, जहां पर कुछ लोगों को टक्कर से, लैम्बोर्गिनी कार की टक्कर से कुछ लोग घायल हो गए थे। एक पीड़ित की तरफ से, घायल युवक की तरफ से कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ लैम्बोर्गिनी कार को सीज किया था बल्कि उस पर जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात थी कि जब ये एफआईआर लिखी गई थी उस वक्त अज्ञात के खिलाफ लिखी गई थी। बाद में जब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अब जाकर के नामजद एफआईआर लिखी गई शिवम मिश्रा के नाम पर, क्योंकि अरबपति तंबाकू कारोबारी का बेटा बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से इतना बड़ा एक क्योंकि लोगों को घायल करना, लैम्बोर्गिनी कार से टक्कर मारना और जिस तरीके का दृश्य सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि साफ तौर बाउंसर उसको गाड़ी से निकाल करके ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अज्ञात के नाम पर मुकदमा दर्ज करना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्या वजह रही कि इतने फुटेजेस आने के बाद भी क्या पुलिस इस पूरे मामले को मैनेज करना चाहती थी। और जो जानकारी आ रही है, जो बीएनएस की धारा भी लगाई गई है वो इतनी हल्की है कि 7 साल से कम की सजा है, ऐसे में उसको तुरंत जमानत मिल जाएगी। ये भी बातें निकल करके सामने आ रही है। जहां तक की बात की जाए तो इस पूरे मामले में सुर्खियां बटोर रहा था, ये सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसके बाद
कहीं ना कहीं नामजद दर्ज की है एफआईआर, और पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि आम कार हो या खास कार हो उससे मतलब नहीं, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी, उसको सजा जरूर दिलाई जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि यही नहीं, तस्वीरें ऐसी भी आई जिसने कहीं ना कहीं पुलिस की भी किरकिरी कराई, जब लोग जो पुलिस के जवान थे वो उसके साथ, उस गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो पुलिस की किरकिरी हुई है उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा गया है कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में है कि किस तरीके से एक अरबपति कारोबारी के बेटे के लिए पुलिस ने पूरा का पूरा मैनेजमेंट करने का काम किया। लेकिन सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद एफआईआर दर्ज की है और आरोपी के खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की बात भी कर रही है। एक और खबर है औरैया से। औरैया से एक ऐसा फिल्मी सीन, एक फिल्मी ड्रामे की खबर सामने आई है जहां पर एक युवती ने अपने घर वालों को और समाज को कहीं ना कहीं एक अपनी झूठी खबर से भ्रमित करने का काम किया। औरैया से एक युवती ने अपने घर से भागने से पहले, अपने प्रेमी के साथ भागने से पहले एक सांप की केचुल और कुछ चूड़ी रख करके वहां से वो फरार हो गई, जिसके बाद पूरे ग्राम में एक खबर फैल गई कि जो लड़की है वो नागिन है, वो उसने अपने रूप में ले लिया। कहीं ना कहीं इस खबर के फैलने के बाद तमाम सवाल उठने लगे कि आखिरकार वो लड़की गई तो कहीं गई कहां, क्या उसने वो नागिन बन गई है, इस वजह से उसका वहां पर केचुल है, तमाम चीजें निकल करके सामने आने लगी। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस आई और पुलिस ने जब उसके परिवार वालों से सख्ती से पूछताछ की तो मामला कुछ और निकला। किसी सीक्वल, किसी ड्रामे की तरह, किसी कहानी की तरह निकला कि किस तरीके से परिवार वालों ने बताया कि गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ उसका अफेयर चल रहा था। जब जानकारी हुई तो पुलिस ने ट्रेस किया, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ऐसी जानकारी है कि जो युवती है वो उस युवक के साथ फरार हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक फिल्मी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई और जिसकी वजह से ये तमाम घटना एक युवती की तरफ से की गई कि कहीं ना कहीं लोग इस पर बातें करने लगे और जो असल घटना है उससे हट करके उनका दिमाग इधर से भ्रमित हो जाए कि वो किसी के साथ गई है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम तरकीबें अपनाई जाती हैं लोगों की तरफ से, इसने कहीं ना कहीं लोगों इस खबर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और इस तरीके की जो लोगों की तरकीब अपनाई जाती है कि लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा सके, इस तरीके की कहीं ना कहीं एक कहानी, एक ड्रामेबाजी साफ तौर पर औरैया में भी देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब बस्ती में एक एसआई, जो एसएसआई थे, उनकी मौत के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से उसके जो भाई हैं, छोटे भाई एडीएम, वो अपने भाई की मौत पर न सिर्फ पूरे सिस्टम पर, प्रशासन पे वहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका कहना है साफ तौर पे कि प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर रहा है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ वो हमला भी बोला कि जो प्रशासन है वो ठीक तरह से कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब उन्हें अपने कर्मचारी की खबर नहीं है, उनके साथ क्या घटना घटी थी उसकी खबर नहीं है, तो और लोगों का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी सुर्खियों में मामला बना हुआ है और बस्ती से है कि किस तरीके से एक एसएसआई की मौत हो जाती है और उस पे उनके एडीएम भाई सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी प्रशासन पे, क्योंकि खुद भी वो प्रशासन के एक हिस्सा है, उसके बावजूद वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो तमाम बातें कह रहे हैं कि वो नामजद एफआईआर की बात भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो घटनाएं हैं वो जो देखने को मिल रही हैं वो साफ तौर पर प्रशासनिक अमले पर, जो बस्ती में जो एसएसआई की मौत हुई है उस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। और एक अंतिम खबर आपको बता दें कि जब कल अभिभाषण पेश कर अपना राज्यपाल दे रही थी, उस वक्त जब जिस तरीके से विपक्ष के जो विधायकों ने हंगामा काटा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो विधानसभा अध्यक्ष है सतीश महाना, उन्होंने भी कहा कि ये जो व्यवहार है विपक्ष का वो अनुचित है। अगर उन्हें पसंद नहीं था तो वॉकआउट कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से हंगामा करना कहीं ना कहीं देश की बेटी के साथ, एक महिला के साथ जिसको कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ने चुना हो, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करना पूरी तरीके से अनुचित है और कहीं ना कहीं जो संसदीय कार्यप्रणाली है इसके दर्शाता है कि किस तरीके से विपक्ष का अपने राज्यपाल के प्रति व्यवहार है। तो कहीं ना कहीं सतीश महाना भी इसको लेकर के जो विधानसभा अध्यक्ष है विपक्षी विधायकों पर उन्होंने जमकर हमला बोला। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।